Welcome to the Government Polytechnic Bajpur Bheti, Ambedkar Nagar. This is the 6th online lecture of hydraulics and pneumatics of Unit 7 Introduction to Oil Power Hydraulics and Pneumatics System. This subject is for mechanical second year student. I have already covered Unit 1st to 6. Now I am going to cover the Unit 7. So स्टूडेंट, आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में जानेंगे कि क्या होता है ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स और इसका यूज़ क्या है, इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जब कभी किसी चीज़ को, किसी मशीन को चलाना हो या कोई ऑटोमोबाइल हो तो वहाँ पे ज़रूरत होती है पावर की। किसी भी न किसी तरीके से हम उसमें पावर को ट्रांसमिट करते हैं या उसको पावर देते हैं, तब जाकर वो मोशन में आता है। तो इसी पावर की रिक्वायरमेंट के देखते हुए कई तरह से पावर सप्लाई की गई इंडस्ट्री में मशीनों को। जैसे शाफ्ट के थ्रू पावर का ट्रांसमिट हुआ, गियर के थ्रू, चेन के थ्रू, बेल्ट के थ्रू, शाफ्ट के जो कपलिंग करा के दो शाफ्टों के बीच, एक शाफ्ट मोटर से कपल होता है, दूसरा शाफ्ट स्टेशनरी होता है, तो फिर इन दोनों के बीच में किसी भी कपलिंग, चाहे फ्लेंज कपलिंग हो या किसी भी तरह की कपलिंग करा के यानी कि एक जगह से, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे मोशन को ट्रांसमिट किया जाता है। इसी तरीके से आप बात करेंगे तो गियर के थ्रू, यानी कि एक गियर जो कि मोटर से जुड़ा होगा और दूसरा जो है स्टेशनरी पोजीशन में होगा, तो फिर दोनों की मैशिंग होगी और मैशिंग होने के बाद एक गियर से दूसरे गियर में मोशन का ट्रांसमिट होगा। फिर वहाँ से हम मोशन को जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे ले जाते हैं। तीसरा जो आपका नॉर्मल एग्जांपल, आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल में देखते होंगे कि एक आपका पेडल लगा होता है। पेडल को आप जब रोटेट कराते हैं तो उसके थ्रू चेन स्प्रॉकेट से पीछे पहिए में जो है चेन कि इस स्प्रॉकेट में जाता है और वहाँ से होते हुए जब आप पेडल को रोटेट कराते हैं तो चेन रोटेट करता है, चेन उसमें मूव करता है उस स्प्रॉकेट पे, जिसकी वजह से वो पहिए को घुमाता है और साइकिल में मूवमेंट हो जाता है। ऐसे ही आप नॉर्मली जो आप बेल्ट ड्राइव जनरली आप अपने घरों में, जैसे कोई मोटर लगा हुआ है उसके थ्रू जो है पंप को चलाना है तो उस बेल्ट के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। तो ये मैकेनिकल ट्रांसमिशन ऑफ पावर है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो है अगर पावर ट्रांसमिट हो रही है तो साउंड जो है बहुत ज़्यादा आता है। दूसरा आपका जो ट्रांसमिशन है वो आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन किस तरह से होता है ये थोड़ा दिमाग में आप रखिए। जैसे आप डैम में वहाँ पे टरबाइन लगी होती है, टरबाइन से डायनामो रोटेट करता है तो वहाँ पे जो है बिजली पैदा होती है और उस बिजली को हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम गांव तक या शहर तक ले आते हैं। फिर वहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर लगा होता है और ट्रांसफार्मर से वायर के थ्रू बिजली घरों तक पहुँचती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक तरह से ट्रांसफार्मर के ही थ्रू पावर की सप्लाई वायर से होती हुई घरों तक चली जाती है ये है। लेकिन चूँकि ह्यूमन बीइंग है वो ऑलवेज ट्राई टू मूव फॉरवर्ड, तो उसने देखा कि इतने अबंडेंट अमाउंट ऑफ फ्लूइड हमारे पास अवेलेबल है, क्यों ना इस फ्लूइड का इस्तेमाल करके हम पावर को ट्रांसमिट किया जाए। तो फ्लो पावर थ्रू लिक्विड और गैसेस इन ए कन्फाइंड सिस्टम which is applied to any machine or transmitting the fluid from one place to another place which develop the forces or movement within the link। तो ये जो आप फ्लूइड जो पावर देख रहे हैं इसमें क्या है, इनकी लिक्विड या गैस का इस्तेमाल करके उसको हाईली प्रेशराइज्ड करके और इस प्रेशराइज्ड फ्लूइड को किसी पिस्टन और सिलेंडर में भेजकर पिस्टन को मूव करा के हम पावर का ट्रांसमिट करते हैं। तो ये तो इस तरह से एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन हुआ। और दूसरा आप देखेंगे ये जो फ्लूइड पावर है
क्या कहता है, ये इसकी टेक्नोलॉजी क्या कहती है, इसकी साइंस क्या कहती है। तो टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, द टेक्नोलॉजी विच डील्स विद द जनरेशन, कंट्रोल एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर विद द यूज़ ऑफ प्रेशराइज्ड फ्लूइड, यानी कि प्रेशराइज्ड फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो प्रेशराइज्ड फ्लूइड का इस्तेमाल करके हम जो है उससे एनर्जी जनरेट करते हैं और उस एनर्जी या पावर के जनरेशन के बाद उसको कंट्रोल वे में ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट हो उतनी ही हम ट्रांसमिट करेंगे। ऐसे ही जो है ऑयल पावर है, ये फ्लूइड पावर में आपका फ्लूइड में कोई भी फ्लूइड हो सकता है, चाहे पानी हो सकता है, आपका गैस हो सकता है या लिक्विड। लेकिन ऑयल पावर हाइड्रोलिक जो सेकंड आपकी डेफिनेशन है वो द ब्रांच ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स विच यूज ऑयल दैट में बी पेट्रोलियम और सिंथेटिक एज ए वर्किंग मीडियम, यानी कि पेट्रोलियम भी वो फ्लूइड हो सकता है और सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक ऑयल क्या है कि वो जैसे उस पेट्रोलियम ऑयल में कुछ अदर ऑयल मिला के उसको एक कृत्रिम बनाया जाता है, तो उसका इस्तेमाल जब हम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हाईली प्रेशराइज्ड वे में उस करके उसको पावर ट्रांसमिट करते हैं, तो उसको कहते हैं ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स। तीसरा जो आपका है न्यूमेटिक्स, ये क्या कहता है, इसमें जो है एयर या गैस को हाईली प्रेशराइज कर देते हैं कंप्रेसर के थ्रू, फिर उस हाईली प्रेशराइज्ड गैस या एयर को हम किसी भी पिस्टन और सिलेंडर को मूव कराने के लिए इस्तेमाल करके हम जो है पावर को ट्रांसमिट करते हैं। ये दोनों सिस्टम ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स जो सिस्टम है ये आपकी लैब में अवेलेबल है और मैंने कई मरतबा आपको दिखाया है। तो ये जो ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स है और न्यूमेटिक सिस्टम है, ये तो जनरली आजकल इंडस्ट्री में मैक्सिमम इस्तेमाल हो रहे हैं। शुरुआती दौर में जब ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स या न्यूमेटिक सिस्टम नहीं आया था तो उस टाइम जो है वाटर का इस्तेमाल या पानी का इस्तेमाल करके पावर को ट्रांसमिट किया जाता था, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। तो चूँकि वाटर जो है केमिकली स्टेबल नहीं होता है, ये अगर कहीं अवेलेबल होता है और वो थोड़ा सा भी मॉइस्चर किसी सरफेस या मेटेलिक सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो वहाँ पे मॉइस्चराइजेशन की वजह से वहाँ पे ऑक्सीडेशन होने लगता है, जिसकी वजह से वो उस मेटेलिक सरफेस को कोरोड करने लगता है, यानी कि उसमें जंग लगने लगता है, जिससे उसका मेटेलिक पार्ट ख़राब हो जाता है। तो जैसे पिस्टन सिलेंडर ये भी मेटेलिक पार्ट होते हैं, अगर इसमें हम वाटर के थ्रू हाईली प्रेशराइज्ड वाटर से उस पिस्टन पे प्रेशर डालें तो क्या होगा कि उसके जब ये पानी उस पिस्टन के कांटेक्ट में आएगा तो में भी चांसेस है कि वो जो है ऑक्सीडाइज कर जाए और कोरोड करने लगेगा। कोरोजन की वजह से वहाँ का मेटल पार्ट ख़राब होगा और जिसकी वजह से हमारा सिस्टम ख़राब होने लगेगा। और दूसरी जो वाटर पानी न इस्तेमाल करने की जो दूसरी वजह वो ये है कि ये सिर्फ उन्हीं जगहों पे काम करेगा जहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर हो, वहीं पे हम पानी का इस्तेमाल करेंगे पावर ट्रांसमिशन का। या अगर कोई सरफेस ऐसा हो, कोई एरिया ऐसा जहाँ पे बिलो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो वहाँ पे पानी क्या होगा, तुरंत बर्फ़ बनने लगेगा। या फिर जो है 100 डिग्री सेल्सियस एबो का एरिया कई भी प्लेस हो सकते हैं, जैसे कोई कन्फाइंड प्लेस जहाँ पे ह्यूमन बीइंग ना रहते हैं, वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस से एबो जो है टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे क्या है, पानी बॉयल करके स्टीम जनरेट होने लगेगी और पानी उड़ जाएगा, तो वहाँ पे आपका लिक्विड जो पावर सप्लाई के लिए वर्किंग फ्लूइड का काम कर रहा है वो नहीं करेगा। तो जो तीसरा है, इसकी जो तीसरी डिसएडवांटेज ये है कि डिमेरिट्स करें डिएडवांटेज के लिए कि ये जो है लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होती इसकी। अगर इसका इस्तेमाल करें, चूँकि वाल्व है, चूँकि पिस्टन है, सिलेंडर है या वाल्व, इनमें मूवमेंट होता है, इन्हीं मूवमेंट की वजह से पावर ट्रांसमिट होती है। तो इनके पार्ट्स की लाइफ जो है एक्सटेंड करने के लिए या पार्ट की लाइफ को सिक्योर करने के लिए हम एक कोई ऐसा वर्किंग फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं जो उससे वर्क भी कराए और उसको साथ साथ उसको लुब्रिकेट भी कराए। तो जो है यही वजह है कि पानी का इस्तेमाल जो ऑयल की जगह नहीं करते हैं पावर ट्रांसमिशन में। अब इसके बाद जो है, ये तो बात हो गई कि पानी क्यों नहीं इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो है हम देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है फ्लूइड पावर की। तो वाटर वाज यूज्ड फॉर सेंचुरीज टू प्रोड्यूस पावर एंड एयर
फ्रॉम विंड मिल्स। तो पावर जब से हमारी सिविलाइजेशन शुरू हुई है तभी से जो है ह्यूमन बीइंग उस पानी का या जो भी चीज़ उस टाइम फ्लूइड के तौर पे अवेलेबल थी, हवा थी, ये पानी था, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल जो है अपने पावर को देने के लिए, जैसे विंड मिल है उसके रोटेट करता है तो हमारी बिजली पैदा होती है, ऐसे जो हाइड्रोलिक टरबाइन का इस्तेमाल किया जिसमें पानी का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से बिजली पैदा किया। तो ये पुरानी सेंचुरी से जो है बहुत इस्तेमाल इन सब चीज़ों का हुआ है। रोमन एम्पायर जो थी वो एक्सटेंसिव वाटर सिस्टम डेवलप किया अपने पानी को रोमन अपनी पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, यानी कि जो भी कैनाल्स बनाए, कैनाल्स के थ्रू उसमें वॉल्स और जो है गेट वाल्व लगा कर उसको ओपन और क्लोज करते हुए जो है पानी को अपने जनता को या अपनी पब्लिक को पहुंचाने के लिए इसने उस पानी का वहाँ से नदी से या कैनाल जो भी समंदर से जोड़ के उस पानी को सिटी तक पहुँचे ताकि सिंचाई में इस्तेमाल। ब्रेक थ्रू जो ऑयल पावर हाइड्रोलिक से या फ्लूइड पावर का आया 1650 में, जब पास्कल जो है एक ऐसा लॉ को डेवलप किया जो ये कहता है कि अगर कोई फ्लूइड जो है किसी प्लेस पे, कन्फाइंड प्लेस पे रेस्ट में पड़ा हुआ और वहाँ पे अगर किसी चीज़ से प्रेशर डाला जाए तो जो उस कन्फाइंड प्लेस पे इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एवरी डायरेक्शन में बराबर होगी, यानी सारे डायरेक्शन में जो है बराबर होगी। जैसे उसने उसका प्रैक्टिकल इस तरह से किया कि एक जो है गिलास में या जग में वाइन रखा हुआ था, तो उसने क्या किया कि एक कार्क जानते हैं जो बोतल वोटल जो ऑयल वाला बंद किया जाता है, तो उसने कार्क जो जग की साइज़ का था कार्क को उस वाइन पे प्रेस करना शुरू किया। तो बहुत तेज़ी से प्रेस करने पे उसने देखा कि जो जग था वो नीचे से जो है ब्रेक कर गया, जिसकी वजह से सारा वाइन जो है नीचे गिर गया। तो उसने जो है तब जाकर डेवलप किया पास्कल्स ने एक लॉ डेवलप किया जो बताया कि द प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड एट रेस्ट इन एनी कन्फाइंड प्लेस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो देखिए अगर ये एक कन्फाइंड प्लेस है जिसमें जो है फ्लूइड भरा हुआ है और इसमें एक जो है पिस्टन से, अगर ये एक पिस्टन है और ये एक कन्फाइंड प्लेस या आप सिलेंडर कह लीजिए पैक्ड विद, अगर इस पे प्रेशर या फोर्स लगाया जाए तो क्या होगा, जो इसमें प्रेशर डेवलप होगा वो हर डायरेक्शन में बराबर होगा, हर डायरेक्शन में बराबर होगा, हर डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। यह है तो इस तरह से पास्कल्स ने अपने एक लॉ को डेवलप किया जो कि फ्लूइड पावर का हेड माना जाता है, पास्कल्स लॉ फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पावर। उसके बाद जोसेफ ब्रह्मा डेवलप द फर्स्ट वर्केबल हाइड्रोलिक प्रेस, यानी 1795 में जोसेफ ब्रह्मा एक हाइड्रोलिक प्रेस बनाया जिसका रैम और जो है सिलेंडर बहुत ही बड़ा था, जो कि लंदन में बहुत ज़्यादा इस तरह का हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल होने लगा। ये भी एक दूसरा ब्रेक थ्रू था। 1750 में बर्नौलीज ने अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिया जो, और तो ये दोनों लॉ बर्नौलीज और पास्कल्स लॉ ये दोनों क्या है कि फ्लूइड पावर ट्रांसमिशन का हार्ट माना जाता है, यानी दिल। अगर इन दोनों लॉ को हटा लिया जाए तो फ्लूइड पावर की सप्लाई जो ट्रांसमिशन है वो रुक जाएगी। इसके बाद जो है 1860 में हाइड्रोलिक प्रेस दोबारा एक प्रोफेशनल तरीके से आई जिसका इस्तेमाल जो है पावर ट्रांसमिशन के लिए किया गया है। 1872 में रिग ने 3 सिलेंडर हाइड्रोलिक इंजन बनाया जो कि जिसका प्लंजर और जो है प्लंजर स्ट्रोक जो है वेरी कर रहा था, यानी कि उससे जो पावर डेवलप कर रहे थे 3 इंजन सिलेंडर हाइड्रोलिक फ्लूइड का इस्तेमाल करते हुए, तो उस प्लंजर के डिस्प्लेसमेंट को कम ज़्यादा करने की वजह से उसमें हम पावर को भी कम ज़्यादा डेवलप कर सकते थे। 1873 में ब्रदरहुड
ने जो है कांस्टेंट स्ट्रोक हाइड्रोलिक इंजन जो है डेवलप किया, और जो जिस इंजन का इस्तेमाल ज़्यादातर क्रेन में हुआ। और लास्ट में जो है हमारा यूएसएस वर्जीनिया ने 1906 में हर जगह अपने जो यूएसएस ने हर जगह अपने जो है सिस्टम में फ्लूइड पावर का इस्तेमाल किया, जैसे गन्स में, कार्गो शिप में, सबमरीन कंट्रोल में इसने किया। तो इस तरह से जो है ये इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री थी, जिसका देखते हुए जो फ्लूइड पावर का किस तरह से इस्तेमाल अब तक किया गया है। तो पास्कल्स लॉ देखेंगे। पास्कल्स लॉ क्या होता है? पास्कल्स लॉ कहता है कि द प्रेशर इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन इन ए कन्फाइंड फ्लूइड सिस्टम। तो ये क्या कह रहा है फ्लूइड की, अगर किसी कन्फाइंड प्लेस, जैसे ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं, एक जो है सिस्टम ए है और एक सिस्टम बी है। तो सिस्टम ए में जो डायमीटर आप देख रहे हैं ये पाइप का, तो इसमें दोनों साइड में बराबर है, यानी कि अगर इस यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ भी 1 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा, चूँकि डायमीटर बराबर है। लेकिन दूसरा वाले केस में आप देखिए तो इसमें क्या है कि इसका जो प्रेशर फोर्स इसमें बराबर नहीं होगा, लेकिन प्रेशर दोनों में बराबर होगा। इसका एरिया और इसका एरिया अलग अलग है। तो जो अगर 1 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगाते हैं तो जो डेवलपमेंट ऑफ फोर्स होगा यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन प्रेशर ज़्यादा होगा, चूँकि स्मॉल फोर्स प्रेशर इज इक्वल टू स्मॉल फोर्स अपॉन स्मॉल एरिया। और अगर सेम देखें कि चूँकि इसका फोर्स भी यहाँ पे बढ़ेगा तो इसका एरिया भी बढ़ेगा, तो जो प्रेशर क्या होगा दोनों आपस में बराबर हो जाए। इसीलिए कहते हैं, पास्कल्स लॉ कहता है कि द प्रेशर इंटेंसिटी एट रेस्ट इन ए लिक्विड ऑफ कन्फाइंड प्लेस इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो प्रेशर जो पास्कल्स लॉ कैसे डेवलप हुआ, किसी भी जैसे पास्कल्स लॉ एक वेज शेप हम लेते हैं, इसमें एक जो डेरिवेशन भी थोड़ा सा डेरिवेशन देख लीजिए। एक वेज शेप प्लेस है, तो यहाँ पे जी क्या है, ए बी सी एक वेज शेप। हमने पहले भी इसको बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं, एक सेकंड। इसमें एक वेज शेप जो है आपका ए बी और सी, ये एंगल क्या है, थीटा है। और यहाँ पे एक जो प्रेशर लग रहा है पी एस, और ये जो है हमारी डिस्टेंस कितनी है, डी एस। ये जो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर है वो पी वाई, और ये क्या है, डी एक्स। ऐसे ही यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, ये क्या है, ये टी एक्स, ये डी वाई, और यहाँ पे ये इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर पी एक्स है। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखें तो इससे यहाँ पे जो है थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, यानी हम छोटा सा ये ले लें इसको इस तरह से, तो ये थीटा बन रहा है। तो यहाँ पे एक इससे लाइन खींचेंगे तो ये भी थीटा बनेगा। तो ये चूँकि पी एस है तो ये कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो हमने बनाया था हमने, तो अब देख लीजिए, ये 90 माइनस
थीटा है पी एस, और ये जो है पी वाई है, और ये है पी एक्स, और ये कितना है डी वाई है, और ये वाला डी एक्स है। तो हम अगर रिज़ॉल्व करते हैं, फोर्सेस को रिज़ॉल्व करते हैं, तो ये, और इसकी थिकनेस जो है, इस वेज शेप की थिकनेस 1 है, तो इसको रिज़ॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फोर्सेस को रिज़ॉल्व करके बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक तो ये हो जाएगा हमारा एक्स डायरेक्शन में अगर रिज़ॉल्व करते हैं तो हम देखेंगे कि क्या होगा एक्स डायरेक्शन में, तो ये होगा पी एक्स, ये पी एक्स है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, और ये लेंथ कितना है डी वाई, पी एक्स डी वाई, और इसी के डायरेक्शन में हम देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा, माइनस बराबर, किसके बराबर हो जाएगा आपका पी जेड, कितना है ये पी जेड, तो पी जेड इंटू कितना हो जाएगा पी जेड इंटू डी एस, पी जेड इंटू डी एस इंटू साइन 90 माइनस थीटा, ये होगा ना, साइन 90 माइनस थीटा। तो अब देखते हैं इसको, तो साइन 90 में माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये पी एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू पी जेड डी एस इंटू कॉस थीटा। अब आप देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर, डायग्राम से आप देखें, कॉस थीटा ये डी एस है, तो ये डी एक्स था, तो ये थीटा था, तो और ये जो है क्या था, ये डी वाई, तो कॉस थीटा, चूँकि ये जो है बेस हो जाएगा और ये जो है हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, कर्ड हो जाएगा, तो आप देखिए तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ड, तो आपका ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एस, तो डी वाई बराबर क्या हो जाएगा, डी एस इंटू कॉस थीटा। तो आपने जो देखा था, जो पिछला इक्वेशन बना था वो क्या था, पिछला इक्वेशन ये था कि पी एक्स इंटू डी वाई बराबर पी जेड डी एस कॉस थीटा, और हमने देखा था कि कॉस डी वाई बराबर डी एस इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा पी एक्स इंटू डी वाई बराबर पी जेड इंटू डी वाई कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा पी एक्स बराबर पी जेड। ऐसे ही हमने ये तो एक्स डायरेक्शन में हमने रिजॉल्व किया था, ऐसे ही हम वाई डायरेक्शन में जब रिजॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा वाई डायरेक्शन में पी वाई डी एक्स इंटू 1 माइनस पी जेड डी एस कॉस 90 माइनस थीटा। तो अब जो है इसको थोड़ा देखेंगे आगे रिजल्ट कर, पी वाई डी एक्स माइनस पी जेड डी एस साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो इसको इधर कर देंगे तो पी वाई डी एक्स, अब देखिए डी एस साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर अगर डायग्राम से आप देखेंगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ड, तो जो आपका बनेगा लंब बटे कर्ड, तो डी एक्स बटे डी एस, तो डी एक्स बराबर जो है डी एस साइन थीटा।
तो अब चूँकि इक्वल टू हो जाएगा पी जेड डी एस साइन थीटा इक्वल टू डी एक्स, तो डी एक्स और डी एक्स कैंसिल आउट, तो पी वाई। इस तरह से जो हमारा इक्वेशन बन जाएगा पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी जेड। तो यही कह रहा है पास्कल्स लॉ कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन ऑफ ए फ्लूइड एट रेस्ट इन ए कन्फाइंड सिस्टम। तो इस तरह से हमने पास्कल्स लॉ और इसका पास्कल्स लॉ ने जो थ्योरी दी और जो इसने एक्सपेरिमेंट किया वो सब डेरिवेशन के थ्रू भी हमें पता चल गया। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है? पास्कल्स लॉ हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर में देखा था आपने। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर क्या होता है? इसमें जो है एक पंप के थ्रू हाईली प्रेशराइज्ड जो है फ्लूइड को भेजा जाता है। जैसे ये क्या है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा होता है और ये पिस्टन के ऊपर जो है चीज़ होता है और यहाँ पे जो है एक ओपनिंग होती है और ये क्लोजिंग होती है और इस तरह से, और यहाँ पे पंप कहीं पे लगा होता है। ये पंप हाईली प्रेशराइज्ड फ्लूइड जो है को भेजता है, जो इस पिस्टन को इस रैम को ऊपर करता है और यहाँ पे हाईली प्रेशराइज्ड फ्लूइड स्टोर हो जाती है। तो जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो इस आउटलेट पोर्ट को थ्रू जहाँ पे पिस्टन सिलेंडर जो भी लगा हुआ वहाँ पे हम इसको हाईली प्रेशराइज्ड फ्लूइड को भेजकर पिस्टन में को मूव कराते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का वर्क। हाइड्रोलिक लिफ्ट आप देखे होंगे, जैसे 4 व्हीलर गाड़ियाँ, कभी आप जो है अगर उन जगहों पे जाएं जहाँ पे धुलते उलते हैं गाड़ियाँ, तो क्लीनिंग करते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे गाड़ी जाके खड़ी होगी एक हाइड्रोलिक एक लिफ्ट निकलता है या वो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर भी कह लीजिए, उसको जो है निकलता है और उसको जो है उस गाड़ी को ऊपर उठा देता है जाके धुलने में, उसके चक्कर को घुमाने में आसान है। हाइड्रोलिक लिफ्ट और एक तरह से उसमें लीवर लगा होता है और इसमें 2 पाइप लगते हैं। एक पाइप जो है डाया ज़्यादा होता है दूसरे पाइप का, एक पाइप फॉरवर्ड पाइप होता है और दूसरा पाइप जो है रिवर्स डायरेक्शन में चलता है। तो ये जैसे लीवर है और यहाँ से जो है एक पाइप लगा दिया जाता है, तो ये और इसमें जो है एक पिस्टन सिलेंडर को जोड़ दिया जाता है और इससे जो है एक जोड़ दिया जाता है, एक शाफ्ट लगा होता है या शाफ्ट कह लीजिए, या आप जो है एक कोई भी स्क्वायर प्लेट कह लीजिए जोड़ दी जाती है ऊपर तक। तो ये लीवर को जब प्रेस किया जाता है तो एक लाइन से जो है फ्लूइड आता है और इसमें हाईली प्रेशराइज्ड फ्लूइड जो है इसको ऊपर की तरफ मूव करता है। और जब कभी अगर इस पे कोई चीज़ ऊपर तक पहुंचाना लिफ्ट कराना हो तो उसको ऊपर कर लेते हैं, और जब इसको नीचे लाना होता है तो दूसरा रिवर्स पाइप से यही फ्लूइड वापस जो है, यहाँ पे एक मास्टर सिलेंडर होता है और पिस्टन लगा होता है, तो स्मॉल फोर्स लगा के, स्मॉल एफर्ट लगा के इसको हम मूव करा के ऊपर तक चले जाए। ऐसे ही जो है इसको हाइड्रोलिक जैक कहते हैं, ये हाइड्रोलिक जैक होता है। अब तीसरा हाइड्रोलिक क्रेन है जो आपने देखा ही होगा, ज़्यादातर जो क्रेन है आप मिट्टी उठाने में इस तरह से। ऐसे ही रोबोट में भी इस्तेमाल होता है जिनके आर्म्स को हम जो है फ्लूइड का इस्तेमाल करते हुए करते हैं। अब देखते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड पावर। तो ये क्या है, जो फ्लूइड पावर है इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है? तो फ्लूइड पावर एप्लीकेशन कैन बी क्लासिफाइड इन 2 मेजर सेगमेंट्स। पहला क्या है, स्टेशनरी हाइड्रोलिक सिस्टम। स्टेशनरी हाइड्रोलिक सिस्टम आर रिमेन्स फर्मली फिक्स्ड इन वन पोजीशन। The characteristic features of stationary hydraulic is that valves are mainly solenoid operated। इसमें क्या जो मशीनें लगी होंगी वो एक जगह पे फिक्स होगी और इसमें फ्लूइड का मूवमेंट होगा, और जो ये फ्लूइड होगा ये फ्लूइड का कंट्रोलिंग जो होगी सोलेनॉइड वाल्व के थ्रू होती है। और तो इसका एप्लीकेशन हाइड्रोलिक स्टेशनरी हाइड्रोलिक का जो एप्लीकेशन होता है, मशीन टूल्स, ट्रांसफ़र लाइन, लिफ्टिंग एंड कन्वेइंग डिवाइस, जो किसी भी सामान को उठाता है, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट आपने बताया, तो कन्वेइंग एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है। मेटल फार्मिंग प्रेस, यानी जो है हाइड्रोलिक मेटल फार्मिंग प्रेस होती है जो मेटल को शेप देती है, किसी भी शेप में आप जो है चेंज कर सकते हैं। तीसरा आपका जो है
प्लास्टिक मशीनरी सच एज इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन आपने देखा है, जो प्लास्टिक को मोल्ड करता है, हाईली प्रेशराइज्ड फ्लूइड के थ्रू उसका पिस्टन जाता है और उसको प्रेस करके उसका शेप देके चला आता है। इस तरह फूड प्रोसेसिंग मशीनरी में इस्तेमाल हुआ। ऑटोमेशन हैंडलिंग इक्विपमेंट होता है। मोबाइल हाइड्रोलिक्स क्या होता है? मोबाइल हाइड्रोलिक्स इज अ सिस्टम विच मूव ऑन व्हील्स ट्रैक्स सच एज टावर क्रेन, एग्जीक्यूटर, ट्रक एंड ऑपरेटर। जो आपने जो है टावर क्रेन देखा है, जो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर जो है मूव करा के लगाते हैं, जैसे उसके चारों तरफ जहाँ पे पेंटिंग करना है उस बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के, और बिल्डिंग के चारों तरफ मूव करता रहता है और वहाँ पे पेंटिंग होती रहती है। ऐसे हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर ट्रक हो गया, जैसे आपका जो ट्रॉली लगी हुई है उसको जो है ऊपर उठाने के लिए, ऐसे उसमें एक्सकेवेटर यानी खुदाई के लिए भी उसी में लगा होता है, जिसको हम अलग अलग जगहों पे मूव करा सकते हैं। A characteristic features of mobile hydraulic is that the valve are फ्रिक्वेंटली और मैनुअली ऑपरेटेड, यानी जो वाल्व्स जो है लीवर के थ्रू ऑपरेट कराया जाता है। जैसे घरों में आप देखते हो कभी क्रेन बुलाए तो क्या होता है, वो खुदाई कर जेसीबी मशीन हो गई, वो क्या खुदाई करती है, तो उसमें जो लीवर लगा होता है उसके थ्रू ऑपरेटर ऑपरेट कराता है। ऐसे ही जो ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, एरोप्लेन, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, एग्जीक्यूटर, लिविंग प्लेटफॉर्म, लिफ्टिंग, तो इस तरह से होता है। और ये जो है आपका एरिया ऑफ एप्लीकेशन, ये जो सम डिफरेंट जो है एग्रीकल्चर में कहाँ पर, जैसे ट्रैक्टर में है केमिकल पावर स्प्रे जो होता है, फर्टिलाइज़र स्प्रे, देखते होंगे पीठ पे लिए हुए एक आदमी जो है चारी तरफ जो है फ्लूइड को, अरे फर्टिलाइज़र को, ये खाद को स्प्रे करता है। ये भी हाइड्रोलिक एप्लीकेशन है, हाइड्रोलिक पावर का एप्लीकेशन है, फ्लूइड पावर का एप्लीकेशन है। ऑटोमोबाइल पावर स्टीयरिंग, जो आजकल के पहले के ट्रक में देखते होंगे मूवीज़ में बहुत तेज तेज से घुमाते थे, जो विलन होते थे जब भागते थे, लेकिन अब क्या है कि उसमें हाइड्रोलिक की स्टीयरिंग होगी जो बहुत आसानी से मूव कर। हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, सस्पेंशन सिस्टम हो गया, हाइड्रोस्टैटिक्स, ऑटोमेशन में क्या, ऑटोमेशन ट्रांसफर लाइन में हो गया, रोबोटिक्स में हो गया, एविएशन में हो गया, लैंडिंग ऑफ व्हील ऑफ एयरक्राफ्ट, जब लैंड करता है जहाज़ तो क्या होता है उसका जो पहिया खुलता है, ये भी क्या है एक तरह से फ्लूइड पावर का एप्लीकेशन है। ऐसे लगेज है, लोडिंग अनलोडिंग, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, मीटरिंग, मिक्सिंग, ऐसे ही आपका जो है इस तरह से सारा एप्लीकेशन आजकल मैक्सिमम होता है। चूँकि ये साउंडलेस होती है, ये बहुत कम साउंड डेवलप करता है, आवाज़ तो बिल्कुल नहीं होती है। दूसरी चीज़ है वहाँ पे इसमें ख़तरा बहुत है, ये सेफ्टी बहुत होती है इस पर। इस तरह से चीज़ें इस्तेमाल करने से इसका एडवांटेज यही है कि सेफ़ टू यूज़ होता है, और जो है हॉर्स पावर टू द वेट रेशियो इज़ लोअर, यानी कि जो उसका हॉर्स पावर यानी कि बहुत कम वेट में ये बहुत ज़्यादा पावर डेवलप कर लेगा। जैसे 1 लीटर पेट्रोल है, बहुत ज़्यादा अगर उसका इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा पावर डेवलप करता है। सेफ़ टू यूज़, ये खतरा नहीं होता है। कैन बी यूज्ड विद द कांस्टेंट फोर्स और टार्क, यानी कि जो भी फोर्स या टार्क डेवलप होगा वो बहुत ही एक कांस्टेंट वे में होगा, यानी कि तुरंत ज़्यादा कम नहीं होगा। पावर ट्रांसमिशन इन लार्ज डिस्टेंस विद लो पावर लॉस, यानी कि जो पावर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करेगा वो बहुत ही कम लॉसेस के थ्रू जो है आगे तक ले जाएगा। इंस्टेंट फॉरवर्ड एंड रिवर्स मोशन, इंस्टेंट पावर यानी कि किसी भी पिस्टन को आगे और पीछे बहुत ही तेज़ी से ले जा सकते। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड पावर, और ये जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था, और हमने इस तरह से 7.1, 2 एंड 3 यूनिट को ख़त्म किया। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आप पढ़िए और तैयारी करिए, स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे सेफ की नीति अपनाइए, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वंस अगेन।